महाराज सावत सरकार मिगी चाहिदा रुट्टी कपड़ा मकान ते मिगी चाहिदी जेद्या दा जवाब जेद्या कन्नै। इसका मतलब ये था कि हे महाराज सरकार, मुझे आपसे कुछ भी पगार या तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे रोटी कपड़ा और मकान दें, और जब भी मैं आपको जयदेव कहूँ आप मुझे मेरी जयदेव का जवाब जयदेव से दें। लद्दाख की जो हम बात करते हैं तो लद्दाख का मतलब सिर्फ लद्दाख नहीं है, इसमें बड़ा सारा तिब्बत का एरिया भी शामिल है जो उस समय जनरल जोरावर सिंह जी ने जीता था, और बाद में 1962 में जिसमें दोबारा चीन ने अधिकार कर लिया था। जम्मू भारत की सुदूर उत्तरी सीमाओं को पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और इस एरिया से होकर बहुत सी नदियां पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। पाकिस्तान की निगाहें शायद इसी वजह से शुरू से ही इस रीजन के ऊपर रही है, और मुझे लगता है इस जगह का जो स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस है वो आज के वक्त में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस एरिया से होकर नदी गुजरती हैं उस जगह के वाटर रिसोर्सेज पर उसी देश का हक होता है, और अगर कोई देश चाहे तो उन वाटर रिसोर्सेज के ज़रिए दूसरे देशों के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। जम्मू को तवी नदी के किनारे पर बसाया गया। मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वो तवी नदी है, और इसके पीछे अगर आप देख सकते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ खंडर नज़र आ रहे हैं। ये वो सबसे पहली इमारतें हैं जो जम्मू में बनाई गई थी। जब जम्मू को बसाया गया तो मुबारक मंडी सबसे पुराना एक हिस्सा था जम्मू का, जिसको सबसे पहले बनाया गया था। जम्मू का इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पुराने जो सबूत मिलते हैं जम्मू के बारे में वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर अम्बरान नामक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर एक बौद्ध स्तूप मिला है। तो अभी हम चलकर देखते हैं एक बार उस जगह को। अम्बरा जहाँ आज है वो कुछ हजार साल पहले एक कल्चरल हब से बढ़कर बहुत कुछ था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त सिकंदर ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था उसके वापस लौटने के बाद कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में वो रास्ता एक अहम हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा व्यापार के लिए। और बहुत से लोग मिडिल एशिया से जब भारत आए या फिर जब कश्मीर आए तो उन्होंने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया। मैं इस वक्त चेनाब नदी के किनारे पर हूँ और ये जगह अम्बरा है। अम्बारा जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आज भी मौजूद है। यहाँ पर जो चीज़ें एक्सकेवेशन के दौरान मिली हैं वो चीज़ें शायद इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ से तिब्बत के लिए जाने वाले, कश्मीर के लिए जाने वाले या फिर भारत के लिए जाने वाले व्यापारियों ने इस जगह का इस्तेमाल एज ए ब्रेकिंग पॉइंट लिया, यानी कि वो यहाँ पर रुककर आराम किया करते थे और इसी दौरान वो चीज़ों की अदला बदली भी होती थी, जिससे कि एक व्यापार की शक्ल धीरे धीरे मिलने लगी उस जगह को। और ये जो जगह है यानी कि आज की जो अम्बरा है वो कभी उस ज़माने में एक हब था, एक कल्चरल सेंटर था जहाँ पर लोग मिलते थे, जहाँ पर संस्कृतियों का आदान प्रदान किया जाता था। जम्मू की अगर पुराने धर्मों की आप बात करें तो जम्मू शहर को छोड़ के जो पहला धर्म जो जम्मू की
पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हमें दिखता है, उसका नाम है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जम्मू के पास अखनूर में अम्बारा के स्थान पर हमें बुद्धिज़्म से जुड़े हुए बड़े सारे सुराग मिलते हैं। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर हुई खुदाइयों में हमें यहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्तूप मिला है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो संसार में सब जगह पर नहीं मिलती हैं। पुरातत्ववेताओं का कहना है कि ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया में अब तक सिर्फ 8 स्थानों पर ही मिल पाई हैं। इस जगह पर बुद्ध के कई अनुयायी आए, उनके कई शिष्य आए और उन्होंने अपने धर्म को यहाँ से आगे बढ़ाने में इस जगह की बड़ी मदद ली। इसके साथ ही इस जगह पर एक जो अवशेष मिलते हैं, यहाँ पर जो खुदाई हुई उसके दौरान जो चीज़ें यहाँ पर सामने आई, उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो मिली वो ये है कि यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की समाधि थी यहाँ पर, यानी कि बॉडी के कुछ अवशेष रखे गए थे, यानी कि उनके मृत शरीर को रखा गया था एज ए मॉन्यूमेंट, और जहाँ पर आकर लोग उनके दर्शन करते थे। लेकिन आज वो चीज़ें पूरी तरह से ढह चुकी हैं। वो जगह और जो चीज़ें बनाई गई थी वक्त के साथ साथ वो धीरे धीरे ख़त्म होती रही, लेकिन इस जगह पर जो चीज़ें मिली हैं वो अपने आप में बड़ी ख़ास हैं और उनका एक अपना ख़ास जगह है। अम्बरा लगभग 1st सेंचुरी से शुरू करके लगभग 7वीं शताब्दी तक, यानी कि पहली शताब्दी से शुरू करके और लगभग 7वीं शताब्दी तक अम्बरा एक कल्चरल हॉटस्पॉट की तरह जाना जाता था। धीरे धीरे चेनाब ने अपना बहने का रास्ता बदला, चेनाब में बाढ़ें आने लगी वक्त के साथ साथ। इस वजह से इस जगह को आखिरकार 7वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट मॉन्क ने छोड़ दिया, और उसका शायद एक वजह ये भी थी कि मिडल एशिया से जो हुन आक्रमणकारी आ रहे थे उससे बचने के लिए भी शायद उन्होंने इस जगह को छोड़ा, क्योंकि ये जगह जहाँ पर आज हम हैं, ये जगह एक ऐसे ट्राई जंक्शन पर है जहाँ से अगर आपको मिडल एशिया से इंडिया, तिब्बत या कश्मीर आना होता तो आपको इस रास्ते का इस्तेमाल करना ही पड़ता। जम्मू का इम्पोर्टेंस इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है कि ये एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से प्लेन्स शुरू होते हैं और वैली ख़त्म होती है, यानी कि माउंटेन्स ख़त्म होते हैं। तो ये इस जगह को बहुत ही ख़ास बना देते हैं, इसकी लोकेशन को बहुत ही ख़ास बना देते हैं, और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा से जम्मू को एक ख़ास महत्व दिया गया। भले यहाँ पर किसी ने भी राज किया हो, लेकिन जम्मू की जो लोकेशन थी वहाँ से आसपास के रीजन को कंट्रोल करना बड़ा आसान काम था। और जम्मू के नाम की अगर हम बात करें तो इसमें एक किंवदंती है कि जम्मू के पास में एक बाहू फोर्ट है। यहाँ पर बाहू वंश के राजा राज करते थे और उन्हीं के आगे एक उनके वंश में राजा जाम्बू लोचन हुए, जो कि शिकार करते करते तवी के दूसरी तरफ आए और यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ही तालाब में एक शेर और बकरी साथ साथ पानी पी रहे थे। तो ये देखकर उनको ये लगा कि ये जगह कितनी शांत प्रिय है और यहाँ जानवर भी आपस में कितने प्रेम, शांति और घुल मिल के रहते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने उस जगह पर एक नगर बसाने की सोची और अपने रहने के लिए महलों का निर्माण किया। फिर देखते देखते जम्मू शहर बसा और ये जम्बू कहलाने लगा, जिसको बाद में बिगड़ते बिगड़ते जम्मू शहर कहा जाने लगा। ये तो किंवदंतियों की बात है। अगर आप ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो जम्मू के बारे में, डोगरा देश के बारे में, क्योंकि जम्मू को डोगरा देश भी कहा जाता है और दुर्गरा शब्द के नाम से इसको संबोधित किया गया है, तो इसका हमें जो सबसे पहले प्रमाण मिलता है वो कॉपर प्लेट्स हैं, जिसको हम ताम्रपत्र कहते हैं। ये कॉपर प्लेट्स हमें मिली हैं चंबा के भूरी सिंह म्यूज़ियम में, जिनके ऊपर जम्मू को दुर्गरा शब्द से संबोधित किया गया है।
तो एक तरह से जम्मू को जो दुर्गरा शब्द कहा गया उसके बारे में जो हमें एक पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, ये हमें भूरी सिंह म्यूज़ियम के ताम्रपत्रों में मिलता है। राजा मालदेव ने जम्मू में आके पुरानी मंडी के स्थान पर एक छोटा सा नगर बसाया और वहाँ से जम्मू के शहर का नियंत्रण करने लगे। ये एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से कश्मीर वैली और बाकी जगहों का अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इस जगह के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना ही होगा। राजा मालदेव ने पुरानी मंडी में अपने रहने के महल बनाए और उसके बाद उनके बड़े सारे दरबारी और परिवार के लोग वहाँ पर रहने लगे। उनका राजपाट आगे चला और वो राजपाट देव वंश के नाम से जाना गया, या जिसको देव डायनेस्टी बोला गया। तो राजा ध्रुव देव जी चूँकि जानते थे कि उनके पिताजी चाहते हैं कि पंचतीर्थी के पास मुबारक मंडी नाम के स्थल पर महल बनाए जाएं, और लगभग 1710 के बाद और 1715 के बीच में उन्होंने मुबारक मंडी के महलों का निर्माण धीरे धीरे शुरू किया। आज जो अभी मेरे पीछे आप कुछ महलों के खंडर देख रहे हैं, ये उसी मुबारक मंडी महलों के खंडर हैं, जिसमें राजा ध्रुवदेव और उनकी आने वाले वंशज यहाँ पर रहना शुरू किया। मंडी में करीब 22 के करीब बिल्डिंग्स हैं। उनमें 8 और 9 बिल्डिंग जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये महाराजा प्रताप सिंह जी का महल है। यहाँ महाराजा प्रताप सिंह जी रहा करते थे, और यहीं पे खड़े होकर जो कुछ जनता के लोग उनसे मिलना चाहते थे, या उस समय महाराज को भी एक देवता के समान समझा जाता था, तो कुछ लोग उनको दर्शन करने के लिए भी आते थे। तो वो यहीं पे खड़े होकर दर्शन भी देते थे, और अगर किसी की फरियाद होती थी तो वो भी सुनते थे। यही वो जगह है। और मेरे बाईं तरफ जो आप गोल गुंबद देख रहे हैं, उसका नाम गोल घर है। और इसका नाम गोल घर इसलिए पड़ा क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब इस महल को देखा, चूँकि इसका जो रेनोवेशन था वो महाराजा रणवीर सिंह जी ने करवाया था, तो महाराजा गुलाब सिंह जी उनके पिता थे। उसने बुलाया और बोला कि पिताजी, डोगरी में पिताजी को बापूजी कहते हैं, तो उन्होंने कहा डोगरी में कि बापूजी देखो, मैं कुछ महलें दी रिपेयर कराई है, कुछ काम कराया, तुसी भी दिख लाओ। तो उन्होंने जब ऊपर गोल गोल गुंबद देखे तो उन्होंने कहा, भाई हाँ बच्चू, तू ते ऊपर बड़े गोल गोल डिजाइन बनाई सुटेन। तो ऐसा उनका कहना था, तो इस महल का नाम ही पड़ गया गोल घर। तो आज भी हिस्टोरिकली इसको गोल घर ही कहा जाता है। और ये हमारे जो मुबारक मंडी के अंदर 9 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें ये दोनों भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुबारक मंडी के महलों में कुछ जो इलाका था, एरिया था, वो राजा लोगों के लिए था, और कुछ इलाका जो रानियों के लिए था, या जो भी महिलाएं महल में रहा करती थी उनको रनवासा कहते हैं, जनाना महल कहते हैं। तो वो इलाका जो था यही है, यहाँ पर हम खड़े हैं। इसमें मेरे जो दाईं तरफ का महल आप देख रहे हैं, इसको नवा महल कहते हैं। और महाराजा प्रताप सिंह जी के भाई थे राजा राम सिंह जी, उनकी एक रानी थी, रानी कठाड़ वाली। ये महल उनके लिए बनाया गया था। और जो मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं, ये रानी चाड़की का महल है, जो कि इस मुबारक मंडी में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। महाराजा प्रताप सिंह जी ने ये रानी चाड़की के लिए 1915 में बनवाया था, और उन्होंने रानी चाड़की से तीसरी शादी की थी। चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ कोई बेटा नहीं था, तो वो बेटे की चाहत में उन्होंने तीसरी शादी भी की थी। तो ये महल उन्होंने रानी चाड़की के लिए 1915 में बनाया था। और उस समय उन्होंने इस महल में रानी चाड़की के नीचे ऊपर जाने के लिए एक बिजली की लिफ्ट भी लगाई थी, जो अभी भी मौजूद है।
जम्मू ने कई हजार सालों से बहुत से बदलाव देखे हैं। इस जगह ने इतने बदलावों को झेला है कि शायद दुनिया में बाकी किसी जगह ने नहीं झेला होगा। लेकिन उसके बावजूद जम्मू ने अपनी एक ख़ास कल्चर को मेंटेन करके रखा। इतने हमलों के बावजूद, इतने बदलाव के बावजूद जम्मू की अपनी एक ख़ास कल्चर विकसित हुई जो आज भी मौजूद है। मतलब मिड के बाद ही लोगों को पता चल गया था कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी शुरू हो गई है। उन्होंने 60 साल के लिए गिलगित का जो एरिया है वो अंग्रेज़ों को लीज पर दे दिया गया।